So before starting this video, let me share the results of some of my Canadian students who have scored more than 6.5 and 7 in their general training writing module. So in this video, I will be discussing step-by-step easy method, easy guide, how to write a perfect 7+ band body paragraphs. And this video is very important if your target is minimum 7 in general training. So let's start this video. So first of all, you should know that you have to follow IDP's instructions. So according to the IDP, you have to use Peel method when writing the body paragraph. Now, what do I mean by the Peel method and what do IDP mean by the Peel method? So before I start this method, let me share a screenshot जहां पे आप देख सकते हो कि IDP के ही screenshots हैं ये, जहां पे IDP की ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने ये बताया कि जब आपने BPs लिखने हैं, you have to follow Peel method in order to organize your body paragraph, which is very important and which comes under the category of cohesion and coherence. आपका ऐसे भी logically organize होना चाहिए and उसके साथ आपका हर एक पैराग्राफ भी logically organize होना चाहिए. So body paragraphs को organized manner में लिखने के लिए आपने क्या strategy follow करनी है? आपने follow करना है Peel method, where P stands for your main point. आपका body paragraph आप कोई भी लिख रहे हो, सभी का मेथड सेम चलेगा, चाहे BP1 है, चाहे BP2 है, चाहे BP3 है, सभी का पैटर्न फॉर्मेट जो है सेम फॉलो होगा. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट विद द मेन पॉइंट. नॉर्मली आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद द जनरल स्टेटमेंट इन बॉडी पैराग्राफ. तो जनरल स्टेटमेंट को ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो बॉडी पैराग्राफ में जनरल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती. स्ट्रेट अवे यू हैव टू स्टार्ट विद योर मेन आइडिया, योर मेन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पैराग्राफ. आप क्या कहना चाहते हो, आपका मेन आइडिया क्या है, उसको आपने लिखना होता है इन योर वेरी फर्स्ट लाइन. उसके बाद आपका आ जाता है ई. ई मीन्स आप एग्जाम्पल ऐड करो टू सपोर्ट योर मेन आइडिया. नेक्स्ट ई is your explanation. अपने एग्जाम्पल को, मेन पॉइंट को सपोर्ट करो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन. इसमें ये दो चीजें हैं, दीज आर इंटरचेंजेबल. या तो आप पहले एग्जाम्पल दे दो, बाद में एक्सप्लेन कर दो, या पहले एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बाद में आप एग्जाम्पल दे दो. दिस इज द स्टार्टिंग स्ट्रैटेजीज. उसके बाद जब आपने एंडिंग करनी है, एंडिंग में आपने लिंक करना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका मिनिमम स्कोर 7 बैंड का है तो दिस लिंक मतलब क्या हो गया, ट्रांजिशन टू नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ. मतलब आप नेक्स्ट बीपी में क्या लिखने वाले हो, उसका एक हल्का सा आइडिया यू हैव टू मेंशन. यू हैव टू लिंक योर BP1 टू योर BP2. ये कैसे लिंक होगा, इसको हम एक सैंपल आंसर के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स डिस्कस हाउ यू कैन राइट अ परफेक्ट 7+ band body paragraph with the help of the IDP's strategy so that you can score minimum 7 or even maximum 9 in your IELTS writing module. So the question first of all says कि किसी भी कंपनी को जब कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना होता है या हायर करना होता है, ये उनको क्या कंसीडर करना चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ एक्सपीरियंस, क्या चीजें ज्यादा मैटर करती हैं. तो हियर आई हैव रिटन अ 7+ बैंड बॉडी पैराग्राफ सैंपल. लेट मी एक्सप्लेन इसको आप कैसे लिख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं समझने वाली. फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस, vocabulary, collocations, different types of sentences. You have to keep care of all these things and grammar as well. जो भी IDP की requirements है for 7+ band, all criteria, all requirements have been fulfilled in this sample answer. So you have to keep care of each and everything and I'll explain each and everything. So starting with the first line, जैसे कि मैंने समझाया, you have to start each and every body paragraph with a main idea. जो भी अपना main idea होता है, तो मैंने यहाँ पे शुरू कैसे किया, मैंने अपना मेन यहाँ पर मेरा आइडिया था कि जो पर्सनल क्वालिटीज है दे आर मोर इम्पोर्टेंट. उसको मैंने किया है एक्सप्लेन. कैसे? सो वन की रीजन. अब यहाँ पे ना हर एक चीज को आपने ध्यान से नोट करना है. अगर आप इनको नोट करोगे एंड साथ में नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट विद इन ये 2-3 वीडियोस देख के ही आपकी हो जाएगी. सो वन की रीजन अगेन इज द सिनोनिम. इंपॉर्टेंट रीजन की बजाय की रीजन, सिनोनिम ये कोलोकेशंस हो गया. वन की रीजन, व्हाई पर्सनल क्वालिटीज शुड बी कंसीडर्ड, शुड फॉर्मल लैंग्वेज अपनी यूज करनी होती है, शुड बी कंसीडर्ड इज देयर
impact on teamwork and workplace harmony. Again, good usage of vocabulary and collocations. तो यहाँ पे मेरा मेन आइडिया क्या हो गया, पर्सनल क्वालिटीज को कंसीडर क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन टीम वर्क एंड वर्क प्लेस हार्मनी. तो बिकॉज ऑफ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे वाई के साथ सेंटेंस बनाया. वन की रीजन वाई पर्सनल क्वालिटी शुड बी कंसीडर्ड इज देयर इम्पैक्ट ऑन. और समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इज टीम वर्क एंड हार्मनी. तो शॉर्ट में लिखने की बजाय थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करो. एक्सटेंडेड आंसर्स को ज्यादा बैंक मिलते हैं. सो दिस इज हाउ आपने मेन आइडिया लिखना है, इंप्रेसिव वे में लिखना है. सिंपल सेंटेंस बना के आपने नहीं लिखना, कुछ अलग सा सेंटेंस बना के लिखो ताकि एग्जामिनर को शो हो जाए कि आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आती है. मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके आई हैव मेड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कोशिश करो इस तरीके से आपने स्टार्ट करना है बॉडी पैराग्राफ विद योर जनरल आइडिया, विद योर मेन आइडिया. सो हियर इज द सैंपल. उसके बाद आपका आता है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन कैसे किया मैंने, इन मेनी प्रोफेशंस. अब इसमें जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीजें हैं. अगेन अगर आप मेरे ऐसे में नोटिस करोगे मैंने कोई भी यहाँ पे क्रैम्ड फ्रेज यूज नहीं किया. टू एक्सप्लिकेट इट, टू एक्सप्लेन इट वेल, टू एपिटोम, मैंने कुछ भी ऐसा रटा हुआ क्रैम्ड फ्रेज में कभी भी यूज नहीं करती. ना ही आईडीपी रेकमेंड करता है कि आप क्रैम्ड फ्रेजेस यूज करो. जितनी ज्यादा आपकी अपनी होगी लैंग्वेज उतना ज्यादा इंप्रेसिव बनेगा आपका, उतना ज्यादा आपका भी इंग्लिश इंप्रूव होगा. एंड दिस इज ओनली फॉर 7 एंड अबव बैंड. जिनका भी टारगेट 7 एंड इवन 9 है, ये उनके लिए परफेक्ट वीडियो है. इसमें कोई भी क्रैम्ड लैंग्वेज नहीं है, कोई भी क्रैम्ड वर्ड नहीं है, कोई भी क्रैम्ड फ्रेज नहीं है इसमें. सो टू in many professions, collaboration and effective communication, again collaboration, good usage of vocabulary and effective communication are crucial. बहुत सारे प्रोफेशंस में क्या होता है, कोलैबोरेशन मतलब मिलजुल के काम करना. इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगेन इज द कोलोकेशन, मतलब इफेक्टिवली बातचीत करना टीम वर्क में बहुत ज्यादा क्रूशल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स सच एज एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब क्या होता है, काइंडनेस. काइंड वर्ड को आप अच्छी तरीके से क्या बोल सकते हो, एम्पैथी. अगेन वोकैबुलरी कैसे यूज करनी है आप इसमें नोटिस कर सकते हो. अडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप. अडेप्टेबिलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन के साथ आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है. एडजस्ट को आप क्या बोल सकते हो, अडेप्टेबिलिटी. एंड लीडरशिप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दीज डायनामिक्स. ठीक है जी. सो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है. अगर आप पर्सनल ट्रेट्स की बात करो तो पर्सनल ट्रेट्स में कोलैबोरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि क्या हो गया, एम्पैथी हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया, लीडरशिप हो गया. ये जो चीजें हैं दीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मतलब इम्पैक्ट पड़ता है ऑन दीज डायनामिक्स. तो आपने इसको काफी सारा अच्छे वोकैबुलरी वर्ड से यूज करके कोलोकेशंस के साथ अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, सच एज, एंड स्टार्टिंग मैंने कहां से करी, इन मेनी प्रोफेशंस. तो ये काफी अच्छा सेंटेंस बन गया. आई होप आपको ये क्लियर है. एक थी चीज यहाँ पर और, अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये होते हैं कि मैम वोकैबुलरी हम कैसे यूज करनी चाहिए. तो वोकैबुलरी वो वर्ड्स यूज करो जिसको आप इजीली अपने लैंग्वेज में यूज कर सको, या वैसे वर्ड्स यूज करो जो नॉर्मली इन लैंग्वेज, इन स्पीच, इन फॉर्मल राइटिंग, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन न्यूज में यूज किए जाते हैं, वैसे वर्ड्स यूज करो. एक स्टूडेंट का मुझे आया था सैंपल आंसर, वहां पे उन्होंने यूज किया था इन दी ब्लैक फ्रैंगल्ड एरा. तो मैंने तो ये वर्ड कभी सुना ही नहीं हुआ था, तो ना ही मैंने कभी ये वर्ड पढ़ा हुआ था. शी हैज रिटन द क्रैम्ड लैंग्वेज, क्रैम्ड फ्रेजेस. तो ऐसे क्रैम्ड फ्रेजेस को मत यूज करना. अगर आपका टारगेट 7 है तो 6 का टारगेट है तो जो मर्जी यूज करो, आपके 6 बैंड तो वैसे भी आ जाने हैं. ठीक है जी. तो उसके बाद आगे आपका फॉर इंस्टेंस, मतलब आपने एग्जाम्पल को बताना है कैसे. अब सो नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेन के बाद आपने देनी होती है एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, फॉर इंस्टेंस. ज्यादातर बच्चे क्या यूज करते हैं, टू एपिटोम, मतलब एग्जैक्टली क्रैम्ड लैंग्वेज जो रटा हुआ फ्रेज होता है, कभी भी यूज मत करो. एन इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स. अगेन दिस इज द कोलोकेशन. इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स. हमने ऊपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, इंटरपर्सनल स्किल्स. कैन नेविगेट कॉन्फ्लिक्ट्स,
मोर इफेक्टिवली। अब नेविगेट का मीनिंग क्या होता है ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। सपोज कर लो अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आपने क्या करना है, लाइन को रीड करो, फुल लाइन का मीनिंग निकालो, तो उसका मतलब आपको ऊपर ऊपर से अपने आप अंदाजा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि एन इंडिविजुअल जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली नेविगेट कर पाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली, ensuring smoother operations एंड हायर प्रोडक्टिविटी, जिसका ये फायदा हो। सो एज अ रिजल्ट की बजाय आप क्या लिख सकते हो, ensuring, मतलब मैं आपको फ्रेजेस की जगह पर और आप कैसे कैसे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो ये भी साथ साथ में आपको मैं समझा रही हूँ। सो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस की बजाय, बिकॉज ऑफ की बजाय, ड्यू टू की बजाय आप क्या लिख सकते हो, ensuring smoother operations and higher productivity. Smoother operations again is the co-location, higher productivity again is the co-location. सिर्फ प्रोडक्टिविटी लिखने की बजाय हायर प्रोडक्टिविटी, आपका सेंटेंस और बढ़िया बन गया। अब इसमें मेन चीज क्या है, जहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि पर्सनल क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के साथ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर कंपैरिजन था कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। तो जब आपने एग्जांपल लिखी, आपने एग्जांपल को साथ कंपेयर कर देना। कैसे कर देना है, although again is the conditional sentence हमने यहाँ पे यूज किया। although academic qualifications provide knowledge, they do not guarantee success in teamwork। भी although जो है academic knowledge, academic qualifications की हेल्प से हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन they do not guarantee success in teamwork। एकेडमिक नॉलेज होने के साथ हम टीम वर्क में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। एकेडमिक नॉलेज के साथ टीम वर्क में हम अडेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इसकी गारंटी नहीं है। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज द अनदर थिंग, पर्सनल ट्रेट्स इज द अनदर थिंग। तो इसको हमने कंपैरिजन कर दिया कि बेशक एकेडमिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें टीम वर्क की गारंटी नहीं होती। हमने इसमें क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद क्या, इसको एक्सप्लेन किया। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, कैंडिडेट विद राइट personal qualities contribute more to a positive and cohesive वर्क एनवायरमेंट। तो इसके साथ एज रिजल्ट क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट के पास अच्छी तरीके की पर्सनल क्वालिटीज है, अच्छी पर्सनल उसमें क्वालिटीज है, वो कंट्रीब्यूट ज्यादा कर पाएगा टू अ पॉजिटिव एंड कोहेसिव वर्क एंड एनवायरमेंट। कोहेसिव वर्क एनवायरमेंट अगेन इज द कोलोकेशन। कोहेसिव क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड, भी किसी भी टीम को साथ लेके कैसे चलना है वो वही कर सकता है जिसमें पर्सनल क्वालिटीज अच्छी हैं, पर्सनल क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें स्ट्रॉन्ग है। सो ये आपका हो गया मेन आइडिया, एग्जांपल हो गया, एक्सप्लेन के साथ हमने इसमें कंपैरिजन भी कर दिया कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं जरूरी लेकिन वो टीम वर्क में सक्सेस गारंटी नहीं करती। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच मींस यू हैव टू लिंक BP1 टू बॉडी पैराग्राफ 2। अब बॉडी पैराग्राफ 2 का हमारा आइडिया क्या होने वाला है, एकेडमिक नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसकी हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रांजिशन, हाउ वी कैन लिंक। सो हाउएवर तब आता है जब हमने दो डिफरेंट ओपिनियंस को लिखना होता है, जो कंट्रास्टिंग ओपिनियंस को हमने लिखना होता है। तो हाउएवर पर्सनल ट्रेट्स अलोन मे नॉट सफाइस। अब यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, सफाइस का मीनिंग क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। however personal traits alone, सिर्फ पर्सनल ट्रेट्स अलोन जो है may not suffice in technical और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। जो टेक्निकल फील्ड्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती हैं, उनमें पर्सनल ट्रेट्स अलोन काम नहीं आते। सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज के साथ आप किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जॉब नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी एकेडमिक नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर की जॉब करनी है तो सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज के बेस पे आप नहीं कर सकते, आपको एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको मास्टरी होनी चाहिए। सो वेयर डीपर एक्सपर्टीज इज ऑफन रिक्वायर्ड, मतलब जो टेक्निकल फील्ड्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती हैं, उनमें डीपर एक्सपर्टीज इज ऑफन रिक्वायर्ड। जैसे आई एम टीचिंग, मेरा सिर्फ अगर मुझे पढ़ाना ही नहीं आता तो मेरी पर्सनल क्वालिटीज क्या ही कर लेंगी अलोन। तो मेरी यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज भी मैटर करती है, मैं कैसे बच्चों को हैंडल करती हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरी जो एकेडमिक नॉलेज है, जो मेरी एक्सपर्टीज है इन टीचिंग एंड जो मेरी नॉलेज है, तो वो भी साथ में काम आती है। सो दिस इज हाउ आपने ट्रांजिशन करना है टू नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया कि पर्सनल ट्रेट्स अलोन काम नहीं आती इन टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। इसमें आपको क्या होता है,
डीपर एक्सपर्टीज भी चाहिए होती हैं जब आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में या स्पेशलाइज फील्ड में अगर आपने जॉब करनी होती है तो। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें हमने कोई भी वर्ड ऐसा नहीं यूज किया जो आपको लगे कि ये क्रैम्ड है या कहीं से कॉपी किया गया है या इसको हम कहीं पर यूज नहीं कर सकते या कोई वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट है आपको समझ में नहीं आया, ऐसा वर्ड नहीं है। स्टिल इसमें कोई सिंपल वर्ड्स भी नहीं है कि जो आपको कि मैम बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है, सटल है, सोबर है, यूनिक है, स्टिल बहुत ही ज्यादा मतलब इंप्रेसिव लैंग्वेज है। So this is how a perfect 7+ band body paragraph looks like. You can take the screenshot as well. तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने सेम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है फॉर 7+ बैंड्स, वो भी मैंने किया था एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, मस्ट वॉच दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस में BP2 की बात भी करेंगे एंड कंक्लूजन की बात भी करेंगे। एक वीडियो ये थी क्यू कार्ड वाली जिसमें मैंने 20 क्यू कार्ड्स को सिर्फ एक ही सैंपल आंसर के साथ डिस्कस किया था। तो बोथ दीज वीडियोस आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वॉच दीज वीडियोस एज वेल। एंड अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, मस्ट गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS exam.